ठीक है, तो एक बार देख ले सिलेबस, जो टॉपिक में आपका दिया है उसी को अपन पहले फोकस करेंगे। सबसे पहले पॉइंट पे दिया है, देखो भाषा बोध, है ना, संक्षिप्त लेखन, पर्यायवाची एवं विलोम शब्द, समुच्चरित शब्दों के अर्थ भेद, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, संधि एवं संधि विच्छेद, सामासिक पद रचना एवं समास विग्रह, ठीक है, तत्सम एवं तद्भव शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, उपसर्ग एवं प्रत्यय, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, उनका अर्थ एवं प्रयोग दिया है। पत्र लेखन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन एवं नामकरण, छत्तीसगढ़ के साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, अपठित गद्यांश, शब्द युग्म, प्रारूप लेखन, विज्ञापन, प्रपत्र, परिपत्र, पृष्ठांकन, अधिसूचना, टिप्पणी लेखन, शासकीय अर्धशासकीय पत्र, प्रतिवेदन, पत्रकारिता, और लास्ट है अनुवाद। अनुवाद दो प्रकार से आएगा, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी, ठीक है। तो ये पढ़ने का, ये बताने का मतलब ये है, पूरा व्याकरण वाला आपका जो पोर्शन है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारा कुछ छूट गया है, ठीक। वो सब आपको कहां पढ़ना रहता है, प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में वो शामिल नहीं किया गया। तो अपन चलेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस, और सिलेबस में भी टॉपिक आगे पीछे दिया है, मैं उसको अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा, जिससे आप लोगों को आसान और सरल ढंग से, सही ढंग से समझ में आ जाए। आज का जो पहला क्लास है वो रहेगा इंट्रोडक्टरी, परिचयात्मक। इसमें हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ, कितना समय लगा, कालखंड विभाजन कैसे हुआ है, ये सारी चीजें। वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन वो सबसे जरूरी चीज है, और यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, प्री में भी और मेंस में भी। क्लियर है ना? ठीक। हिंदी को लेकर एक और चीज, जैसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हिंदी बड़ी कठिन है, जल्दी से समझ में नहीं आता, है ना, बहुत सारे लोगों की मानसिकता है, रहती है ना भाई। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि हिंदी तो पढ़ लेंगे। आज ये दोनों स्थिति थोड़ा सा नुकसानदायक है। हिंदी भाषा आप देखोगे, अकेला आपका सब्जेक्ट है जो मुख्य परीक्षा में कितना 100 अंक निर्धारित है, या 100 अंक की हिस्सेदारी रखता है, अकेला सब्जेक्ट। दूसरा कोई भी सब्जेक्ट नहीं है जिसकी रेशियो या पार्टिसिपेशन 100 नंबर का हो। बाकी है क्या 75-50। तो यह अकेला भाषा, अकेला सब्जेक्ट है जो आपको सर्वाधिक अंक अर्जित करने में सहायता करेगा। तो इसका मतलब क्या है, हिंदी को आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। आपसे हिंदी बनती है तो भी ठीक, और नहीं बनती है तो कोशिश करना है। और रखा ही क्या हिंदी में, उपसर्ग प्रत्यय है, तत्सम तद्भव है, चार्ट पत्र लेखन है, हिंदी साहित्य काल विभाजन है, ठीक है ना, भाषा बोध है, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ना है। लोकोक्ति मुहावरा, लोकोक्ति मुहावरा ऐसे घर में खाना खाते खाते तैयार हो जाएगा, उसमें रखा कुछ नहीं है, ठीक। कान में ईयरफोन लगा के सुनते जाना है, 3 बार सुने याद, ठीक। तो सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने सही ढंग से इसको समझने का प्रयास कर लिया तो बहुत अच्छे अंक यहां पर लाए जा सकते हैं। और मैं कहूंगा 100 में आप 80-85 तक आराम से ला सकते हो। ये गणित के जैसे है, मैथ्स है। अगर आपने सही लिखा है 1 नंबर नहीं कटेगा, और अगर आपने गलत कर दिया तो 1 नंबर भी नहीं मिलेगा। पर्यायवाची है, अब पर्यायवाची में आपने गलत लिख दिया, विलोम है गलत लिख दिया, अनेकार्थी गलत लिख दिया, तो 100% नंबर कटेगा। और अगर आप सही लिखे हैं तो 100% नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर क्या है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ये तो आप भूल जाओ कि हिंदी कठिन है, ये आप भूल जाओ। आज के बाद हिंदी सरल हो जाएगी, समझ रहे हो? या इस ढंग से हम देखने का प्रयास करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि हमको हिंदी भाषा आसान लगे, ठीक है ना। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं। हिंदी भाषा, सबसे पहले मैंने बताया कि अपन एक परिचयात्मक क्लास आज का रहेगा। इसमें यही समझने का प्रयास करते हैं कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है, किन किन चरणों में हुआ है, कितना समय भाषा को विकास करने में लगा है।
ठीक है ना। हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास क्रम। ठीक है, हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास क्रम। प्री की परीक्षा आप दिलाए होंगे, निश्चित रूप से दिए होंगे, व्यापम की भी परीक्षा दिए होंगे। वहां पर एक जनरल टॉपिक पूछता है विकास क्रम, किसका, भाषा का या हिंदी भाषा का, अर्थात हिंदी भाषा किन किन रूपों में विकसित होकर वर्तमान स्थिति तक पहुंची है, उसको कहते हैं हम विकास क्रम। और इसका जो विकास क्रम है ये प्रारंभ कहां से होता है, वैदिक संस्कृत। तो सबसे पहले इसी को देखेंगे, फिर अपन जाएंगे हिस्ट्री में। तो सबसे पहले विकास क्रम की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत के बाद अगला जो रूप भाषा का देखने को मिलता है वो है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत के बाद अगला जो भाषा का रूप देखने को मिलता है उसे हम कहते हैं पाली, देन प्राकृत, और देन आपका आता है अपभ्रंश। और अपभ्रंश का ही जो विकसित रूप कहलाया वो आपकी बनी हिंदी। ठीक है, ये आपके भाषा का क्या है, एक विकास क्रम है, विकसित रूप है। इसको बंद कर देना, आवाज वास्तव में बहुत ज्यादा है, बंद कर दो इसको। ठीक, चलो देखते हैं, है ना। ये वाला आप देखे होंगे परीक्षा में, बैक ईयर क्वेश्चन कोई देख के आया है, व्यापम का या मेंस का या प्री का, ये आपको मिला है। ये कई बार पूछा गया, कई बार, 20 बार ये रिपीट हुआ है। ठीक, कई बार यहां पर एक और जोड़ दिया जाता है अपभ्रंश के बाद, अवहट या अवहत। कई बार ऐसा जुड़ा रहता है खड़ी बोली, है ना। तो खड़ी बोली भी अपभ्रंश और हिंदी के बीच की अवस्था है, अवहट या अवहत भी अपभ्रंश और हिंदी की बीच की अवस्था है। ठीक है ना, तो ये दोनों के बीच में आएगा और अंतिम में आएगा हमारा क्या, हिंदी। ये हो गया भाषा का विकास क्रम या हिंदी का विकास क्रम। अर्थात अब ये देखो, हिंदी का प्राचीन रूप हमको कहां देखने को मिलेगा, वैदिक संस्कृत। हिंदी का विकास क्रम में कौन सा, कितने चरण है, 1 2 3 4 5, और छठवां जो रूप है वो हिंदी का रूप है। मतलब 5 चरणों से गुजरने के बाद हिंदी अपने वास्तविक स्वरूप में पहुंची है। वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और देन आपकी हिंदी। अब हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा इसका एक देख लेते हैं, ये कैसे बना, कितने वर्षों का इनको समय लगा। तो देखो, संस्कृत को कहा जाता है, ये क्या है, वेदों की भाषा है। कैसे वेदों की भाषा, क्योंकि जितने भी हमारे जो वेद लिखे गए हैं वो किसमें लिखे गए हैं, संस्कृत में। तो सबसे पहले जब वेद लिखे गए थे तो उस भाषा को कहा गया वैदिक। उस भाषा को क्या कहा गया, वैदिक। जैसे कि देखते हैं ना अपन कि बच्चा पहले पैदा हो जाता है, फिर उसका नामकरण बाद में होता है। तो वेद तो लिखे जा चुके थे, लैंग्वेज का नामकरण नहीं हुआ था, तो लैंग्वेज को लोग ऐसे ही कह देते थे वैदिक। अब वेद का अर्थ क्या होता है, ज्ञान। वेद लिखे इसलिए गए थे कि लोगों को ज्ञान मिल सके, लेकिन इस वैदिक भाषा का जो नेचर इतना कठिन था कि इसको सामान्य जनता पढ़ नहीं पाता था। इसको सरल बनाने के लिए एक व्यक्ति आया और उस व्यक्ति का क्या नाम था, पाणिनि। पाणिनि ने क्या किया, व्याकरण का महाकाव्य लिखा और उसका नाम क्या था, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के माध्यम से इस भाषा का, जिसे वैदिक कहा जाता है, उसका संस्कार हुआ, परिमार्जन हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, सरलीकरण हुआ, और इसी शब्द को कहा गया संस्कृत। भाषा का जो संस्कार हुआ वो कहलाया संस्कृत। अब चूंकि वैदिक पहले से नाम हो गया था, इसीलिए इस भाषा को कहा गया वैदिक संस्कृत। और ये एक्चुअल में था क्या, वेदों की भाषा। वैदिक संस्कृत थी क्या, वेदों की भाषा। इसको जन जन तक पहुंचाने का काम किसने किया, पाणिनि जी ने। कैसे, अष्टाध्यायी के माध्यम से। और अष्टाध्यायी है क्या, ये महाकाव्य है।
किसका महाकाव्य है? व्याकरण का। इसी में सारी चीजें मिलती हैं, चाहे वो संधि हो, समास हो, रस, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल में पूरा वर्णन है। 8 अध्याय में ये बटा हुआ है, इसी कारण इसको कहते हैं अष्टाध्यायी। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब यही भाषा जिसको पाणिनि जी ने सरल बनाया, सरलीकृत किया, अब ये जन जन की भाषा हो गई, लोग इसको बोलने लग गए। अब जब ये जन की भाषा हो गई, तब इसी का सरलीकृत रूप कहलाया क्या? लौकिक संस्कृत। भाषा का एक नेचर होता है। कैसे नेचर होता है? जैसे आप देखेंगे, नदी पहाड़ी इलाके से निकलकर पठार और फिर मैदान होते हुए समुद्र में जाके मिल जाती है, अर्थात कठिन से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। ठीक वैसे ही भाषा भी कठिन से सरलता की ओर सदैव प्रवाहित होती है। भाषा अपने आप में एक बहता नीर है, एक बहती नदी की तरह है, जो कठिन से मतलब ऊंचाई से निचले हिस्से की ओर, कठिन से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। तो हर आने वाली भाषा अपने पहले की भाषा से सरल होगी। क्लियर है? तो यहां पर हम देखते हैं लौकिक संस्कृत ये किस प्रकार की थी? ये जन भाषा थी। और जन भाषा को ही हम क्या कहते हैं? बोलचाल की भाषा। जन भाषा ही क्या कहलाती है? बोलचाल की भाषा। लोगों ने बोलना स्टार्ट किया, इसमें लोग अपने विचारों को रखते थे, और संस्कृत धीरे धीरे आसपास के जितने भी लोग थे सब में प्रचलित हो गई और ये जन भाषा बन गई। क्लियर है? क्लियर है ना यहां तक? अब देखो, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत। जैसे ही लौकिक संस्कृत का समय गुजरा, भाषा में क्या स्टार्ट हो गया? पतन प्रारंभ हो गया, भाषा में गिरावट देखने को मिली। ठीक है ना? और इसी गिरावट को नाम दिया गया है भाषाविदों ने प्राकृत। प्राकृत का अर्थ होता है ऐसी भाषा जो व्याकरण पर आधारित ना हो, या जो व्याकरण सम्मत ना हो, उस भाषा को कहते हैं प्राकृत। और आप देखेंगे पाली को कहा गया प्रथम प्राकृत, यहां से भाषा गिरना शुरू हुआ। प्रथम प्राकृत, प्राकृत को कहा गया द्वितीय प्राकृत, और अपभ्रंश को कहा गया तृतीय प्राकृत। अभी कोई सेट का एग्जाम दिलाया होगा, उसमें पूछा था प्रथम प्राकृत किसे कहा? हिंदी लिटरेचर में पाली। ठीक है ना? तो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश ये तीनों गिरी हुई भाषा है। अब गिरे हुए से यहां पर एक ही तात्पर्य है, ऐसी भाषा जो व्याकरण पर आधारित ना हो। जैसे हम बोल रहे हैं तो बहुत बार हम ऐसे शब्दों को उच्चारण कर देते हैं जो व्याकरण सम्मत नहीं है, अशुद्ध है, लेकिन चूंकि हम बोलचाल में प्रयोग कर रहे हैं इसीलिए चल जाता है। लेकिन वही चीज अगर हम लिख रहे हैं साहित्य में तो चलेगा? नहीं चलेगा। तो साहित्य की भाषा व्याकरण सम्मत हमेशा से रही है, बोलचाल की भाषा व्याकरण सम्मत नहीं रहती, इसीलिए इसको नाम दिया गया गिरी हुई भाषा प्राकृत। और पाली भाषा को सर्वाधिक जिसने फेमस किया वह व्यक्ति कौन था? महावीर नहीं, गौतम बुद्ध। और बौद्ध धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं, चाहे विनय पिटक हो, सुत्त पिटक हो, धम्म पिटक हो, वो किसमें लिखे गए हैं? पाली भाषा। क्यों? क्योंकि प्राकृत लौकिक संस्कृत के बाद अगली जो जन भाषा बनी थी वो पाली थी। तो यहां आप लिख सकते हैं बौद्ध ग्रंथ लिखे गए, बौद्ध ग्रंथ लिखे गए। किसमें लिखे गए? पाली में। क्लियर है? पाली फेमस हो गई, उसको लगभग 500 वर्षों का समय मिला फलने फूलने के लिए, विकसित होने के लिए। ठीक। अगला जो रूप आता है प्राकृत का, वो स्वयं प्राकृत था, जिसे द्वितीय प्राकृत कहा गया। और इस भाषा को फेमस करने का दायित्व या फेमस किसने किया? फेमस करने वाला व्यक्ति कौन था? महावीर स्वामी। अर्थात जितने भी जो जैन ग्रंथ हैं वो किसमें लिखे गए? आप देखेंगे प्राकृत भाषा में लिखे गए सारे जैन ग्रंथ। और यहां तक कि महावीर स्वामी ने अपना उपदेश स्वयं प्राकृत भाषा में दिया है। प्राकृत ये भी भाषा थी, ठीक है ना? अपभ्रंश भी भाषा है। क्लियर है? अब जैसे ही प्राकृत का 500 वर्षों का समय खत्म हुआ, अगला जो डेवलपमेंट देखने को मिलता है वो है अपभ्रंश। और अपभ्रंश को कहा गया तृतीय प्राकृत। और यही अपभ्रंश, थोड़ा सा कम कर देना,
यही अपभ्रंश 1000 ईस्वी के समय 7 क्षेत्रीय भागों में टूटता है या विभाजित होता है, जिससे सभी आधुनिक भारतीय भाषाओं का क्या होता है, जन्म होता है। कितने के लगभग टूटा? 1000 ईस्वी के लगभग। और जब टूटा तो कितने भागों में विभाजित हुआ? 7 भागों में। और उन्हीं 7 भागों से किसका विकास हुआ? आधुनिक हिंदी का। ठीक है, और हिंदी के साथ साथ आधुनिक भारतीय भाषाओं का। यहां तक समझ में आया? ये हिंदी भाषा का क्या है? विकास क्रम, कि हिंदी भाषा किन रूपों से होते हुए वर्तमान समय तक पहुंचा है। जैसे मानव का एक विकास क्रम रहा है ना, जिसे डार्विन ने सिद्ध किया है, विकासवाद का सिद्धांत। हाँ, तो ठीक वैसे ही भाषा का भी एक विकास रहा है। और जैसे मनुष्य ने डेवलपमेंट में एक समय लिया है, ठीक वैसे ही भाषा ने भी अपने आप को डेवलप करने में एक अच्छा खासा समय लिया। देखो 500 वर्ष 500 वर्ष 500 वर्ष और इसको भी 500 वर्ष, तो कितना हो गया? 2500 वर्ष। और ये 1000 में टूटा, मतलब 1000 समय अभी हो गया 2024, तो 3500 वर्षों का भाषा का इतिहास है। कितने का इतिहास है? 3500 वर्ष भाषा ने अपने आप को डेवलप करने में लिया है। ये छोटा मोटा समय नहीं है। ठीक, और इसीलिए कहा जाता है क्या भाषा की विशेषता में, कि भाषा एक सामाजिक संपत्ति है जिसे अर्जित किया जाता है, सीखा जाता है। इसको आज के डेट में हम बना नहीं सकते। कितना भी कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति बोले कि आज के डेट में मैं नई भाषा का निर्माण करूंगा, वो या तो झूठ बोल रहा है या तो मूर्ख है। नई भाषा का डेवलपमेंट संभव ही नहीं। आप 50 शब्द नहीं बना सकते। ऐसा नहीं है कि शब्द नहीं बनेंगे, शब्द बन सकते हैं। भाषा का निर्माण आज के डेट में संभव नहीं है। ये हजारों वर्षों के विकास प्रक्रिया का परिणाम है। और हिंदी को हिंदी कहलाने में 3500 वर्ष लग गए। क्लियर है? और इसी को हमको पढ़ना है किस रूप में? भाषा के इतिहास के रूप में। ठीक, तो ये भाषा का विकास क्रम हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे इस अपभ्रंश को, और उसके बाद मैं बताऊंगा 3500 वर्षों के भाषा के विकास को। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।